ह्यूमन एग्जिस्टेंस को काफ़ी चीज़ों से खतरा है। जो एक एस्ट्रॉइड डायनासोर्स के लिए था, हमारे लिए वो कोई भी डिजीज़ हो सकती है, और जिनका रीज़न होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं। अब इन डिजीज़ से लड़ने के लिए, खुद को बचाने के लिए हमने काफ़ी टाइम से स्ट्रगल किया, और इस स्ट्रगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जिसको हम कहते हैं वैक्सीन्स, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबने ऑलमोस्ट स्कूल में वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो वीडियो पूरी देखना, और पढ़ा है तो भी वीडियो पूरी देखना। अब स्कूल में कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने से पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर सुनाते हैं। उस टाइम हमें लगता है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, 1800 में किसी ने क्या किया, उससे हमें क्या लेना देना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें हिस्ट्री सुनाऊंगा। एग्ज़ाम में आएगा इसलिए नहीं, बट इसलिए क्योंकि वो स्टोरी हमें एक पर्सपेक्टिव देती है, एक कैसे छोटी सी चीज़, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन एक इतनी बड़ी इनोवेशन बन जाती है। अब वैक्सीन का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी पुराना है, मतलब 400 BC से इजिप्ट के जो राजा महाराजा खुद को बीमारी से बचाने के लिए बीमार लोगों के खून में नहाते थे या खुद को इंजेक्ट करते थे। मतलब काफ़ी जादू टोने वाला तरीका था, और जैसा कि तुम गेस कर सकते हो, ये काम भी जादू टोने की तरह ही करता था। मतलब 100 में से एक बार सही चला, बाकी टाइम या तो बंदा बीमार हो जाता था या मर जाता था। अब हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है एक डिजीज़ से जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स, जो कि 10,000 BC से एग्जिस्टेंस में थी। अब नाम से तो स्मॉल पॉक्स थी, बट थी काफ़ी ख़तरनाक और इन्फेक्शियस डिसीज़, और जिसने अभी तक टोटल 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जान ली है। अब हमारी स्टोरी का हीरो है एडवर्ड जेनर, जो कि 1750 के अराउंड आता है स्टोरी में। अब जेनर सिर्फ 13 साल का था जब उसने ये सुना कि एक डेयरी मेड बोल रही थी। डेयरी मेड मतलब जो गाय वगैरह के साथ काम करते हैं, डेयरीज में काम करती हैं, उसको बोलते हुए सुना उसने कि मुझे कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता क्योंकि मुझे काउ पॉक्स हो चुका है। और ये एक काफ़ी कॉमन बिलीव था उस टाइम पे। उसके बाद जेनर एक डॉक्टर बना, एंड इन 1796 उसने फाइनली स्मॉल पॉक्स पे काम करना शुरू किया, जो कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। तो जो स्टोरी उसने बचपन में सुनी, उसने उसी पे रिसर्च करना शुरू किया। उसने एक डेयरी मेड जिसको काउ पॉक्स था, उसकी पस को लेके एक 8 साल के बच्चे जेम्स की स्किन पे कट लगाया और वहाँ पे उसको काउ पॉक्स के पस के साथ इन्फेक्ट कर दिया। अब उसने उन दोनों को कन्विंस कैसे किया वो काफ़ी ही मिस्ट्री है, बट स्टिल जेम्स को काउ पॉक्स हो गया। 10 दिन के लिए उसको माइनर फीवर था, बट उसके बाद वो ठीक हो गया। 1 महीने के बाद जेम्स की स्किन पर फिर से कट लगाकर जेनर ने उसको इस बार स्मॉल पॉक्स की पस के साथ इन्फेक्ट किया, बट इस बार जेम्स को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। कंक्लूजन ये था कि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स इवेंचुअली सेम कैटेगरी ऑफ वायरस थे, पॉक्स पॉक्स भाई भाई, जिसमें से काउ पॉक्स काउ के लिए डेंजरस था, ह्यूमंस के लिए नहीं। तो होता यह है कि काउ पॉक्स से इन्फेक्ट होने के बाद हमारी बॉडी तैयार हो जाती है अगली बार किसी भी पॉक्स खानदान के बंदे से या वायरस से लड़ने के लिए, और इस तरीके से वैक्सीन के कंसेप्ट का जन्म हुआ। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट काफ़ी साल तक जेनर को एक्नॉलेज नहीं किया गया, जैसे कि हमारी सोसाइटी में नॉर्मली होता है। अलग लोगों को हम एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। काफ़ी साल बाद ये मेथड एक्सेप्ट हुआ और इसने काफ़ी स्मॉल पॉक्स के केसेस को कम भी किया, बट किसी की स्किन पर कट लगाकर उसमें पस लगाना काफ़ी साइंटिफिक तरीका नहीं था। बट धीरे धीरे इसको हमने रिफाइन किया, और हम आज जो मॉडर्न वैक्सीन यूज़ करते हैं वो इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई। अब स्टोरी से हमें काफ़ी कुछ पता लगता है, जैसे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी इंटेलिजेंट है। दूसरा, सही ऑब्जर्वेशन स्किल्स के साथ नॉर्मल सिचुएशन में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया जा सकता है। तीसरा, एक 8 साल के बच्चे को एक लॉलीपॉप दोगे तो वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारी बॉडी बाय डिज़ाइन ऐसी है कि वो प्रिपेयर्ड रहती है ऐसा कोई भी डेंजर जो उसको आ सकता है उसके लिए। हमारी बॉडी के अंदर एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉडी की डिफेंस का ध्यान रखती है, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनको हम सोल्जर्स बोलते हैं, मेनली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। फिर अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जहाँ ये सेल्स बनते हैं, जैसे कि बोन मैरो है, स्प्लीन है, और इसके अलावा काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें हैं जैसे कि हमारी स्किन। ये सब मिलकर हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जब भी कोई माइक्रोब या डिजीज़ कैरिंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी के लिए वो एक फॉरनर होता है। इस फॉरनर के एंटर करते ही हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में सबसे पहले तो मोस्ट केसेस में तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जिसको तुम फील करते हो फीवर के फॉर्म में। उसके बाद वो सोल्जर्स
को भेजा जाता है उस फॉरेनर को मारने के लिए। अब ये सोल्जर्स जैसे मैंने बताया कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मेनली बी एंड टी सेल्स होते हैं। अब हर फॉरेनर को मारने का तरीका अलग होगा हमारी बॉडी के लिए, हर वायरस को, हर बैक्टीरिया को मारने का तरीका अलग होता है। तो पहली बार अगर शायद तुम्हारी बॉडी उस वायरस को देख रही है, तो डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उसका ड्यूरेशन, उसको ख़त्म करने का टाइम अलग होगा, या ख़त्म करेगा या नहीं करेगा वो भी डिपेंड करेगा। बट नेक्स्ट टाइम अगर वो वायरस, सेम वायरस तुम्हारे अंदर आता है, तो इस बार तुम्हारी बॉडी प्रिपेयर्ड रहेगी उसके लिए, क्योंकि उसको इस बार पता है कि कौन से बी एंड टी सेल्स इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज़ में लेते हैं और वैक्सीन्स बनाते हैं, जो कि बेसिकली करता ये है कि एक्चुअल में बीमारी होने से पहले तुम्हें वो डिजीज़ कैरिंग ऑर्गेनिज्म या उस फॉरेनर से एक्सपोज कर देते हैं हम लोग, ताकि तुम्हारे सोल्जर्स उस वायरस या बैक्टीरिया को समझ जाएं। जैसे फायर डिपार्टमेंट वालों को ड्रिल्स करवाते हैं, जैसे स्कूल्स में अर्थक्वेक की ड्रिल्स होती थी, सच में अर्थक्वेक नहीं आया होता था बट फिर भी सब लोग भागते थे, वैसी कुछ सिचुएशन हम बॉडी में क्रिएट करते हैं, ताकि एक्चुअल सिचुएशन में जब सही वायरस आए तो तुम्हारी बॉडी प्रिपेयर्ड हो। अब इसी तरीके से तुम्हारी बॉडी को एक फेक वायरस या एक काफ़ी ही वीक वायरस से रेडी करवाते हैं हम, ताकि उसके लिए सोल्जर्स पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। इसी के बेसिस पे अलग अलग टाइप की वैक्सीन्स बनती हैं। जैसे कि एक वैक्सीन में होता है होल ऑर्गेनिज्म डलता है, पूरा का पूरा बैक्टीरिया का सेल डलेगा, जिसमें वो या तो काफ़ी वीक स्टेट में होता है या तो डेड स्टेट में होता है, या तो बैक्टीरिया बिल्कुल ही कुछ भी करने के लायक नहीं होता है, और या तो वो बिल्कुल ही डेड होता है, ताकि वो एक्चुअल में वो डिजीज़ कॉज ना कर सके। सेकेंड होता है सब यूनिट वैक्सीन, जिसमें अब एक सब पार्ट यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे तुम सब ने कोरोना वायरस की पिक देखी होगी, तो जैसे उसकी वो स्पाइक्स हैं, वो एक्चुअल में एक प्रोटीन होता है। तो ऐसी वैक्सीन में हम सिर्फ एक पार्ट या एक प्रोटीन का कंटेंट डालते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। वैसे ही अगर जो वायरस है वो एक्चुअल में डिजीज़ किसी टॉक्सिक वेस्ट या टॉक्सिक एलिमेंट के थ्रू कॉज करता है, तो उस टॉक्सिक वेस्ट को हम डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ना कि पूरे वायरस को, और उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो वायरस कैसा है, डिजीज़ कैसी है, उस सब पे। इसको भी और ज़्यादा बेटर करने के तरीक़ों पे अब हम काम कर रहे हैं, डीएनए और आरएनए वैक्सीन्स। अब ये दोनों बेसिकली हैं क्या? डीएनए को हम बेसिकली कह सकते हैं हमारी बॉडी का कोड, जिसमें हमारी बॉडी में कौन सा सेल क्या करेगा, कैसे करेगा, सब लिखा हुआ। मतलब एक तरीके की रेसिपी है तुम्हारी बॉडी की, कि अलग अलग सेल्स किस किस तरीके से बनते हैं। और जो हमारा आरएनए होता है वो बेसिकली मैसेंजर होता है, जो कि फैक्ट्रीज, जो हमारे सेल्स होते हैं, फैक्ट्रीज तक मैसेज पहुंचाता है कि नया सेल जो भी है वो किस तरीके से, किस फार्मूले से बनेगा। तो डीएनए हो गया तुम्हारा फार्मूला, और आरएनए हो गया वो एक तरीके का मैसेंजर जो तुम्हारे फार्मूले को फैक्ट्री तक पहुंचाता है। अब डीएनए वैक्सीन में हम करते हैं कि हम डीएनए को ऑल्टर करते हैं, ताकि जो नए सोल्जर्स बने वो नए मॉडिफाइड फार्मूले के हिसाब से बने। अब ये मेथड काफ़ी ही इफ़ेक्टिव है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि डीएनए के साथ खेलना थोड़ा रिस्की हो जाता है, और ये इतना अच्छा माना नहीं जाता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है आरएनए, जिसमें हम आरएनए को ऑल्टर कर देते हैं। हम बॉडी में ऐसे आरएनए डालते हैं जिनको पता है कि कैसे सोल्जर्स बनाने हैं, तो हमारा डीएनए भी चेंज नहीं होता, और हम अपने फार्मूले में टेम्परेरी चेंजेस करके वैसे पर्टिकुलर सोल्जर्स या वैसे पर्टिकुलर सेल्स हम जनरेट कर लेते हैं। अब तुम सोचोगे कि अगर इतना सब कुछ साइंस को पता ही है तो इतनी डिजीज़ क्यों एग्जिस्ट करती हैं, हम उन सबको ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं जल्दी। बट अब इसके मल्टीपल रीजंस है। पहले ये है कि वायरस के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी ला पाना काफ़ी ही मुश्किल है। हर वायरस को हम इम्यून सिस्टम से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जैसे HIV या डेंगू या TB। बट फिर भी बहुत डिजीज़ हैं जिनकी वैक्सीन बन सकती हैं, बट फिर भी वैक्सीन बनने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वैक्सीन बनाना इतना ईजी नहीं है। किसी भी वैक्सीन को बनाने से पहले तुम्हें बहुत सारे टेस्ट करना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल ह्यूमंस पे इम्प्लीमेंट होने वाला होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि वैक्सीन्स की बात की और अगर करंट इशू पे बात नहीं किया तो कोई मतलब नहीं हुआ वीडियो का। ऑलमोस्ट 102 वैक्सीन हैं जो जिन पे काम चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 10 तो ह्यूमन फेज में भी पहुंच चुकी हैं। अब इसमें हर टाइप ऑफ वैक्सीन है, डीएनए, आरएनए, सब यूनिट, सारी तरीके की वैक्सीन पे काम चल रहा है, बट ये काफ़ी टाइम लेने वाला प्रोसेस है। अभी तक हमने जो सबसे फास्ट वैक्सीन बनाई है वो 5 साल में बनाई थी, वो भी इबोला के लिए। अब कोरोना के लिए लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 18 मंथ्स या 2 साल में वैक्सीन रेडी हो सकती है, जो कि काफ़ी ही अमेजिंग अचीवमेंट होगी अगर ये पॉसिबल हो सका तो। ऑल आई नो कि जब तक नहीं हो पाती हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, ताकि हम डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें बाय बीइंग केयरफुल एंड बीइंग सेफ।